1994 में एक ऐसा वक्त भी आया जब मालाकंड पर मुसल्ला नौजवानों का कब्जा हो गया और जंगजुओं ने इस्लामी इनकलाब का मुतालबा शुरू कर दिया। इससे अगले साल 1995 में 9 कोर कमांडर्स को कत्ल करने और रियासत पाकिस्तान पर कब्जा करने का मंसूबा एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल ने बनाया। 90s का पाकिस्तान कैसा होता था? 1994 में मालाकंड और बुनीर के इलाकों में हजारों नौजवान सड़कों पर निकल आए। उनका मुतालबा था कि मालाकंड समेत पूरे मुल्क में इस्लामी शरीयत नाफिज की जाए। इन नौजवानों का ताल्लुक तहरीके निफाजे शरीयत मुहम्मदी से था, जिसके कायद मौलाना सूफी मोहम्मद थे। इस तंजीम के रहनुमाओं को अफगान जहाद का तजर्बा भी हासिल था, जिसकी वजह से सूरत हाल सादा नहीं रही थी। सूफी मोहम्मद के कारकुनों ने मालाकंड में सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को यरगमाल बना लिया। खैबर पास और सैदो शरीफ एयरपोर्ट समेत मुतअद्दिद अहम मुकामात पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि मालाकंड और कांजू के पहाड़ों की चोटियों पर भी तहरीके निफाजे शरीयत मुहम्मदी के कारकुनों का कब्जा हो चुका था। ये मुसल्ला और जंगी लिहाज से तरबियत याफ्ता लोग थे, अपने मिशन के लिए पूरी तरह पुरजोश और जान हथेली पर रख कर आए थे, जिसकी वजह से जल्द ही मुकामी पुलिस इनके सामने बेबस हो गई। पूरा सूबा जैम हो चुका था, निजाम जिंदगी मुअत्तल था और ये सब कुछ पुरअमन भी नहीं रहा था। मुसल्ला झड़पों में दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हो रहे थे। ऐसे में कुछ जजेस पिशावर से मुज़ाकरात के लिए गए तो तहरीक के नौजवानों ने उन्हें भी यरगमाल बना दिया। ये तहरीक हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती जा रही थी, क्योंकि मौलाना सूफी मोहम्मद अपनी डिमांड्स में अकेले नहीं थे। तहरीके निफाजे शरीयत मुहम्मदी की मदद करने में जमात इस्लामी पूरे जोर शोर से शरीक थी। यहाँ तक कि नवाज शरीफ भी इनकी हमायत में बयानात जारी कर रहे थे। तशद्दुद का रंग इख्तियार करती इस तहरीक को अफगानिस्तान से भी जंगजुओं की हमायत हासिल थी। ऐसे में वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के लिए ये मुश्किल तरीन चैलेंज बन गया था। मुकामी पुलिस की नाकामी के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस फ्रंटियर कोर को मैदान में उतारा गया। शुरू में एफसी को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि जंगजुओं ने ऊंची जगहों पर मोर्चे बना लिए थे जिन्हें गिराना मुश्किल काम था। एक तरफ ऑपरेशन जारी था तो दूसरी तरफ हुकूमत ने मौलाना सूफी मोहम्मद से मुज़ाकरात भी जारी रखे, लेकिन यह मामला हल नहीं हो रहा था। इंसानी जानों का ज़िया भी जारी था और आलमी सतह पर पाकिस्तान की जग हसाई एक अलग मसला बना हुआ था। ये चैलेंज किस कदर मुश्किल था, इसका अंदाजा यूं लगाएं कि आखिरकार हुकूमत को तहरीके निफाजे शरीयत मुहम्मदी के मुतालबात मानना पड़े। मालाकंड में इस्लामी शरीयत को मेजर जुडिशियल कोर्ट की हैसियत दी गई, जजेस को काजी कहा जाने लगा और इंसाफ में तेजी के लिए तब्दीलियां अमल में लाई गई। लेकिन इसके बावजूद ये तहरीक खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तहरीक 1995 में एक बार फिर खड़ी हो गई, जिसकी वजह ये थी कि सूफी मोहम्मद के मुताबिक हुकूमत ने तयशुदा मुआहदे पर अमल नहीं किया था। इस बार हुकूमत ने माहौल में शिद्दत आने से पहले ही मौलाना सूफी मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया, जिससे तहरीक की मुसल्ला कुव्वत रियासत के खिलाफ सरगर्म न हो सकी। पाकिस्तान से बाहर बैठे मुबस्सिरीन इस तहरीक को किसी और नजर से देख रहे थे। तालबोट लिखते हैं कि यह तहरीक दरअसल इंसाफ की ताखीर की वजह से पैदा हुई। मालाकंड में सिविल लॉ से पहले इंसाफ का एक मुकामी निजाम था, जिससे लोग मुतमईन थे, लेकिन जब वहां सिविल लॉ अप्लाई किया गया तो अब मुश्किलात पेश आना शुरू हो गई, क्योंकि अब इंसाफ मुश्किल, तवील और महंगा हो गया था। इसके मुकाबले में मौलाना सूफी मोहम्मद ने शरीयत के निफाज का नारा पेश किया, जो नौजवानों को पसंद आया और एक पुरजोश तहरीक खड़ी हो गई। लेकिन ये बात भी जहन में रहे कि उस जमाने में शरीयत के निफाज का मुतालबा एक मकबूल बात भी थी, क्योंकि ज़ियाउल हक का पूरा दौर ऐसे ही नारों के दरमियान में गुजरा था। मौलाना सूफी मोहम्मद तो आलम दीन थे और उनका मिशन मालाकंड तक महदूद रहा, लेकिन निफाज़े शरीयत के हामी सिर्फ उलमा और आम अवाम ही नहीं थे, बल्कि पाक फौज में भी इसके पुरजोश हामी मौजूद थे। एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल ऐसा ही सोच रहे थे, और ये थे मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी।
सितंबर 1995 की बात है कि ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला कबायली इलाकों से अपनी गाड़ी पर रावलपिंडी आ रहे थे। उन्हें पुलिस चेक पोस्ट पर रोका गया, उनकी तलाशी लेने की कोशिश की गई। ब्रिगेडियर बिल्ला ने एहलकारों से बदतमीजी की और अपने अफसर होने का रोब जमाया ताकि तलाशी न हो सके। उन्होंने जीएचक्यू फोन भी मिलाया कि उन्हें रायत मिल सके, लेकिन जीएचक्यू से लाइन न मिल सकी। उनकी गाड़ी की तलाशी हुई जिसमें क्लैशनकोफ और रॉकेट लॉन्चर समेत भारी असला पकड़ा गया। ये असला वो किसी फौजी मिशन के लिए नहीं बल्कि खूनी इनकलाब के लिए रावलपिंडी ले जा रहे थे। ब्रिगेडियर बिल्ला इस ऑपरेशन में तनहा नहीं थे, बल्कि ये सब कुछ डीजी इन्फेंट्री मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी की क़यादत में हो रहा था। उनके साथ 2 कर्नल और 38 फौजियों समेत एक कलादम तंजीम तहरीके जिहाद इस्लामी भी शामिल थी। इस तंजीम के कारकुन अफगानिस्तान, चेचनिया और कश्मीर में मसरूफ जिहाद थे। इस मिशन को ऑपरेशन खिलाफत के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन खिलाफत ये था कि 30 सितंबर 1995 को जब कोर कमांडर्स और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ रावलपिंडी में मौजूद हों तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए, जबकि इसी टीम के एक ग्रुप के जिम्मे सदर और वजीर आजम को ठिकाने लगाने का काम था। इसके बाद पीटीवी और रेडियो स्टेशन पर कब्जा करके मुल्क में खिलाफत इस्लामी के निफाज का ऐलान किया जाना था। इस ऐलान के लिए टीवी पर जो खिताब किया जाना था वो भी लिख लिया गया था। ये एक तहलका खेज मंसूबा था जिसके तमाम पहलुओं पर खामोशी से काम हो रहा था, लेकिन कोई था जो इन्हें इसी खामोशी से देख भी रहा था। पाक फौज के अंदर खुफिया सरगर्मियों पर नजर रखने वाले इदारे को मिलिट्री इंटेलिजेंस या उर्फे आम में एमआई कहते हैं। ये इदारा जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी और उनके साथियों की खुफिया निगरानी कर रहा था। एमआई की निशानदेही पर मेजर जनरल अब्बासी और उनके साथियों को ऐन उस वक्त पकड़ लिया गया जब ऑपरेशन खिलाफत पर अमल दरामद में सिर्फ 4 दिन बाकी थे। साजिश पकड़ी गई। मेजर जनरल अब्बासी और ब्रिगेडियर बिल्ला के साथ कर्नल अनायतुल्लाह खान और कर्नल अफजल मिन्हास भी गिरफ्तार हो गए। इन सब का कोर्ट मार्शल होना था, लेकिन इस साजिश में शरीक हरकत जिहाद इस्लामी के कमांडर सैफुल इस्लाम अख्तर को वादा माफ गवाह बनाकर छोड़ दिया गया। सैफुल इस्लाम जो साजिश के गैर फौजी किरदार थे और उन्हें छोड़ दिया गया था, इसके बाद भी कई बार मंजर-ए-आम पर आए। सैफुल इस्लाम का नाम एक बार फिर उस वक्त सामने आया जब बेनजीर भुट्टो 2007 में पाकिस्तान वापस आई और कारसाज में उनके काफिले पर खुदकुश हमले हुए। इस हमले के मास्टरमाइंड्स में सैफुल इस्लाम का नाम भी था। फिर जनरल मुशर्रफ पर जब कातिलाना हमला हुआ तो उसमें भी इन्हीं का नाम लिया गया। आखिरी मर्तबा सैफुल इस्लाम का नाम उस वक्त सामने आया जब एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को हलाक किया गया। कमांडर सैफ का राब्ता नंबर उस फोन में मौजूद था जिससे उसामा बिन लादेन राब्ते में रहते थे। इस साजिश के फौजी किरदारों के खिलाफ आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ के हुक्म से कोर्ट मार्शल का आगाज हुआ। अटक किले में जनरल फील्ड मार्शल ट्रायल हुआ जिसकी सरबराही एक मेजर जनरल ने की। मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी को 7, ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला को 14, कर्नल मिन्हास को 2 और कर्नल अनायतुल्लाह खान को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गई। साथ ही तमाम अफसरान को बरतरफी और पेंशन समेत तमाम मराद जब्त करने की सजाएं भी मिली। अलबत्ता जनरल मुशर्रफ ने जब 1999 में इक्तदार पर कब्जा किया तो उन्होंने पहले माह जो काम किए उनमें से एक जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी को रिहा करना भी था। जहीरुल इस्लाम ने रिहा होने के बाद अजमत इस्लाम के नाम से एक जमात बनाई जिसका मकसद सियासी तरीके से मुल्क में शरीयत का निफाज था, लेकिन 2009 में वो इंतकाल कर गए। ऐसा नहीं कि उन दिनों पाकिस्तान में सिर्फ यही कुछ हो रहा था। वो जमाना टीवी के रोमांस का दौर था। हमारा टीवी इतने मजे के ड्रामे पेश करता था कि रात 8 बजे का खेल देखने के लिए गलियां सूनी हो जाया करती थीं। जिन लोगों ने अंधेरा उजाला का जाफर हुसैन और डायरेक्ट हवालदार देखा है और जिन्होंने अफजल खान को वाइपर के साथ सिल्वेस्टर स्टैलोन की नकल करते और जॉन रैम्बो बनते देखा है, वो इसे कभी नहीं भुला सकते। 90s में बच्चे चाचा जी से 2 मिनट के कार्टून देखकर स्कूल जाया करते थे और शाम को ऐनक वाला जिन और आली पर क्या गुजरी देखे बगैर नहीं रह सकते थे। उस दौर में डॉक्टर अब्दुल कदीर और इमरान खान सबके हीरो हुआ करते थे।
पाकिस्तान ने 90s के शुरू में हॉकी, क्रिकेट, स्क्वैश और स्नूकर के चारों वर्ल्ड कप जीते थे। बसंत की डोर सिर्फ उंगलियों की पोरों को जख्मी किया करती थी और आसमान रंगीन पतंगों से रात ही से सज जाया करते थे। पाकिस्तान में बसंत की रात दिवाली और होली से ज्यादा रंगीन होती थी। पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक का राज था। पुरानी जीन्स और गिटार, किने किने जाने दिलो दे घर, और बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, बच्चे बच्चे को याद था। जुनैद जमशेद उन दिनों पॉप सिंगिंग का आइकन हुआ करते थे और उनका गाना सांवली सलोनी सी महबूबा का जादू हर किसी पर सवार था। यही वो दिन थे जब अफगानिस्तान में आज ही की तरह खाना जंगी जारी थी। गुलबदीन हिकमत यार, दोस्तम, रब्बानी, अहमद शाह मसूद समेत कई धड़े आपसी गेम ऑफ थ्रोन्स में फंसे हुए थे। ऐसे में 30 ट्रकों का काफिला तुर्कमानिस्तान से चला और अफगानिस्तान से होता हुआ बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंच गया। इस लंबे चौड़े काफिले को अफगानिस्तान में जंगजुओं ने लूटा और ना स्मगलर्स ने रोका। ट्रकों के सफर ने एक ऐसी जंग को शुरू किया जो दुनिया को 9/11 तक ले गई। ये ट्रक किसके थे, इनमें क्या था और इनका 9/11 से क्या ताल्लुक था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला सिर्फ 9/11 को ही नहीं हुआ था, बल्कि 1993 में भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भरपूर हमला किया गया था। इस हमले का भी पाकिस्तान से गहरा ताल्लुक था। ये ताल्लुक क्या था और बेनजीर भुट्टो ने इसे पाकिस्तान के हक में कैसे इस्तेमाल किया, ये दोनों वाकयात दिखाएंगे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में। अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया तो लाइक, कमेंट्स और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सकें और बेहतर से बेहतर बना सकें।